गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कैश बुक स्टार्ट किया था और कैश बुक के रेफरेंस में वन कॉलम कैश बुक हम लोग पढ़े। सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं इसको। और इसके साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको थ्योरी का मिला होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे फेयर पे नोट कर लिए होंगे। आपका रिसेंटली जब भी एग्जाम होगा वो सब आपके सिलेबस का है। तो आप इस समय कैश बुक पढ़ रहे हैं और आपके वो होने वाले किसी भी एग्जाम का सिलेबस है। सारी थ्योरी नोट कर लो, रीड करते रहो, लर्न करते रहो। और कैश बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैश बुक जरूर एग्जाम में आता है, कभी नहीं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप किसी भी बैंक, कंपनी, फर्म, छोटी सी दुकान, छोटी सी पान की दुकान हो, छोटा सा मूंगफली बेचने वाला ठेले वाला हो, कैश बुक जरूर रखेगा। हो सकता है कि वो आपके फॉर्मेट जो प्रेस्क्राइब बताएगा उसके हिसाब से ना रख रहा हो, लेकिन कैश का हिसाब तो रखेगा ही ना। कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, ये तो उसको रखना ही पड़ेगा। तो कैश बुक हर किसी को रखना ही होता है। और अगर हम आम आदमी की बात करें, हम लोग, आप लोग, तो हम सारे लोग कैश का हिसाब जरूर रखते हैं। मन में ही सोच लेते हैं कितने पैसे थे, कितने और मिले, कितने खर्च हुए, कितना पैसा बचा होगा। किसी का पैसा चोरी होता, लोग पूछते हैं कितना पैसा चोरी हुआ, तो क्या चोरी होने से पहले वो काउंट किया होता है क्या? कैश बुक ही तो बना के बताता है मेरे इतने रुपए थे, इसने चुरा लिए। कैसे इतने रुपए थे? अब इतना था, इतना मिला, इतना गया, जितना बचा। तो कैश बुक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। कैश बुक एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड हुआ। जहां पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वहां पे कैश बुक जरूरी रखना। कैश बुक कई तरह के होते हैं, आपको थ्योरी मिला है। सिंगल कॉलम केवल कैश का आइटम होगा, डबल कॉलम कैश और बैंक या कैश और डिस्काउंट, और ट्रिपल कॉलम कैश बैक और डिस्काउंट। आज हम लोग दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक पहला वन कॉलम एक और पढ़ लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, और फिर उसके बाद हम लोग टू कॉलम कैश और बैंक का भी न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे। तो आइए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी बुक का है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं जैसा कि हम दिखाते रहते हैं आपको। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मिसेस मुखर्जी एंड ब्रदर सिंगल कॉलम कैश बुक। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा, सोल्ड गुड टू रघुनंदन फॉर कैश, रिसीव कमीशन और पेड रेंट। हम लोग को सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। ध्यान से देखिए। कॉलम आपको पता है, डेट, रिसीप्ट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है क्योंकि कैश का केवल एक ही कॉलम है, अमाउंट का। कैश बुक जैसी रिक्वायरमेंट होती है, डेली बनता है, वीकली बनता है, फोर्टनाइटली बनता है, मंथली बनता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मंथली वाले हैं। तो हमारा जब कैश बुक बन रहा है तो पहले से जो मेरे पास पैसा होगा उसकी एंट्री होगी, उसे कहते हैं कैश इन हैंड। तो लिखा है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 50,000 अप्रैल 1। इसे हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ये प्रीवियस कैश बैलेंस है 1 अप्रैल को, यानी कि अप्रैल से पहले 31 मार्च आया होगा, तो 31 मार्च को जो बैलेंस था वही 1 अप्रैल को फॉरवर्ड हो गया 50,000। बाकी रूल वही है, पैसा आएगा तो रिसिप्ट में, जाएगा तो पेमेंट में। तो लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000, पैसे जा रहे हैं बाई परचेज। इधर एंट्री होती है 2 से, इधर एंट्री होती है 22 से। ये डेबिट साइड बोलते हैं इसको, और इसे क्रेडिट साइड बोलते हैं। परचेज गुड्स 15,000, पैसा जा रहा है बाई परचेज अकाउंट 15,000। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। आपने गोपी को सामान बेचा, पैसा नहीं लिया, पैसा उन्होंने नहीं लिया आपसे। अगर आप इसकी एंट्री बनाओगे तो बनेगी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी, तो आपकी एंट्री में जब कैश नहीं आएगा इट मीन्स कि वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश। अब आपने पैसा दिया तो बाई परचेज अकाउंट $10,000। सोल्ड गुड्स, पैसा आ रहा है, पैसे के बारे में केवल सोचते रहना है। टू सेल्स अकाउंट 20,000। सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा, आपने पैसा नहीं लिया, उधारी है। सोल्ड गुड टू रघुनंदन फॉर कैश 18,000, फिर आपने गुड सोल्ड किया। टू सेल्स अकाउंट 18,000। रिसीव कमीशन 25 तारीख को, टू कमीशन 5,000। और पेड रेंट 10,000 बाई रेंट अकाउंट 10,000। अब आपको बैलेंस निकालना है, ये सब जो आंसर निकालना है जो कह सकते हो। सबसे पहले टोटल रिसीव करते हैं और यहाँ पे टोटल पेमेंट करते हैं। इधर टोटल हो गया 93,000, इधर 57,000, दोनों का डिफरेंस 36,000 पेमेंट साइड में कम है। ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 93,000 आए, 57,000 गए, तो कितना पैसा बचा? 36,000। उसी मंथ के लास्ट डेट को बैलेंस निकालते हैं तो बोलते हैं बाई बैलेंस कैरेट डाउन और पैरेलल टोटल करते हैं। बिल्कुल डबल एंट्री सिस्टम का ये रूल है। 93,000 और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को यानी मई 1 को आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। मई 1 को टू बैलेंस बीडी आप लिखेंगे जितना कैरेट डाउन है। तो बच्चों ये सिंगल कॉलम कैश बुक था, लास्ट टर्म पे भी हम लोग यही पढ़े थे, सिंगल कॉलम कैश बुक। और अब इसके बाद एक हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और बाकी आप सॉल्व करेंगे। आइए हम आपको 2 कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन दिखाते हैं, ध्यान से सुनिए, उसके बाद फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। राइट अप कैश बुक ऑफ भानु प्रताप कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिसीव फ्रॉम सुभाष, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड रेंट बाई चेक,
paid Sohan by check, bought goods for cash, paid cash stationery, drew from bank for office use, received check from Surendra and sent to bank, paid for advertisement, issued check in favor of Nath Brothers, cash sales, paid into bank, received check from Binod and sent to bank, bought scooter and paid for the same by check, bank return Surendra check dishonor, पेड सैलरी बाई चेक, पेड ट्रेड एक्सपेंस, कैश सेल्स, पेड इनटू बैंक। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर बुक से है तुम्हारे पास। तो सेकंड कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक कॉलम कैश बुक, कुछ भी बोल सकते हो। थोड़ा सा इसमें थ्योरी है, जरा उसको आप ध्यान दीजिएगा। रूल्स है, यानी आप बनाने जा रहे हो कैश और बैंक कॉलम, यानी आपका जो पैसा बैंक में है उसका भी हिसाब रखोगे, तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है, जरूरत पड़ने पे निकाल लेते हो एटीएम से या चेक से, और फिर कभी एक्सेस होता है डिपॉजिट कर देते हो, तो आपको उसका भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा। कैसे, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आप 2-3 बातें ऐसे और सुन लीजिए, और फिर अभी क्वेश्चन आएगा तो फिर अप्लाई होगा तो अच्छे से आ जाएगा। जैसे आपको कोई चेक मिलता है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि चेक मिला और आपने सेम डे बैंक में भेज दिया, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब भी मान लेंगे आपने इसे सेम डे बैंक में भेज दिया। अगर आप किसी को चेक से पेमेंट करते हो, ये पैसा निकलेगा आपके बैंक अकाउंट से, तो पेमेंट साइड में हम बैंक कॉलम में पैसा लिखेंगे। और अगर आपको चेक मिला सेम डे बैंक में भेज दिए, तो बैंक कॉलम इंक्रीज करेगा। यानी अगर आपका बैंक इंक्रीज कर रहा तो उसको रिसिप्ट समझ लो, अगर आपका बैंक डिक्रीज कर रहा तो उसे पेमेंट समझ लो। कभी कभी आप चेक से कोई एक्सपेंस भी पेड कर देते हो, जैसे सैलरी देना है, ट्रेड एक्सपेंस देना है, वेजेस देना है, तो इसको भी आप पेड कर देते हो, सैलरी को या कोई भी एक्सपेंस को। तो चेक से करोगे तो पैसा तुम्हारे कैश में तो जाएगा नहीं, बैंक से निकलेगा। तो जब बैंक से निकलेगा तो जिस तरीके से आप कैश पेमेंट करते हो, तो कैश को लिखते हो क्रेडिट साइड में, वैसे अगर बैंक से पेमेंट करोगे, चेक से पेमेंट करोगे, तो वो पैसा बैंक से निकलेगा, तो पेमेंट साइड में वो अमाउंट बैंक कॉलम में होगा। अगर आप कोई पैसा अपनी शॉप से निकाल के बैंक में डिपॉजिट करते हो, यानी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आपका कैश तो डिक्रीज हो गया। सपोज को तुम्हारे पॉकेट में 10,000 थे और तुमने 2,000 बैंक में जमा कर दिया, तो आपका जो पॉकेट में 10,000 रुपए था उसमें 2,000 रुपए डिक्रीज हो गया, कम हो गया, और 2,000 रुपए बैंक में इंक्रीज हो गया। अगर आपके बैंक में 50,000 डिपॉजिट हुआ होगा तो अब 52,000 हो जाएगा। मान लो पहले से बैंक में 50,000 रुपए थे तुम्हारे, और तुम्हारे पॉकेट में 10,000 रुपए थे, 2,000 निकाले बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में हो गया 52,000 और पॉकेट में बचा 8,000। तो इसकी एंट्री ऐसी हो गई कि एक तरफ कैश कम हो रहा है तो दूसरी तरफ बैंक ज्यादा हो रहा है, तो इसकी एंट्री दोनों साइड करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक का पैसा कम होगा, तुम्हारे पास जो शॉप में कैश रखा हुआ वो बढ़ जाएगा, इसकी भी एंट्री दोनों तरफ करनी पड़ेगी। इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। यानी अगर आप कोई कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में या कोई कैश विड्रॉ करते हो बैंक से, उसकी एंट्री दोनों साइड होती है और उसे बोलते हैं कंट्रा एंट्री। फिर बैलेंस जैसे हम लोगों ने कैश का निकाला है वैसे बैंक का भी निकलेगा। तो क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है और हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कैश और बैंक कॉलम इंपॉर्टेंट होता है। सिंगल कॉलम तो एक बात ही बताने की भाई कैश बुक कैसे बनाते हैं, लेकिन जब आप कैश और बैंक कॉलम बनाएंगे तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे।
ये आपका कॉलम हो गया कैश और बैंक कॉलम का, जिसे हम लोग बोलते हैं 2 कॉलम कैश बुक। लेकिन आपको कैश और बैंक कॉलम भी बोलना ही चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट नहीं है तो कैश और बैंक। डिस्काउंट होता तो कैश और डिस्काउंट, तीनों होते तो कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो आइए, इधर एंट्री होगी 2 से, इधर एंट्री होगी 22 से। दो कॉलम है पैसे के, पार्टिकुलर का एक कॉलम है। यानी ये पैसे में बढ़ जाएगा तो भी यहाँ लिखोगे, ये पैसा बढ़ेगा तो भी, यानी यहाँ पैसा बढ़ता, रिसीप्ट है ना, इंक्रीज होता है। समझने के लिए समझ सकते हो, यहाँ पेमेंट होता है, पैसा जाता है, डिक्रीज होता है। आइए देखिए, अब आपका जो ये डेट है March 1, तो उस दिन कैश भी था आपके पास और पैसा बैंक में भी था। इन्होंने लिख रखा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कितना था? 2710। तो आप लिखोगे टू बैलेंस BD 2710 और बैंक में जमा है 27,500, तो 27,500। रिसीव फ्रॉम सुभाष, पैसा आपके पास आ रहा है, सेम वही रूल फॉलो करना है। 3500। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, सामान बेचोगे पैसा आएगा। टू सेल्स अकाउंट 10,000। वही रूल है, पैसे के बारे में सोचो, पैसा आ रहा है तो रिसीप्ट में, जा रहा है तो पेमेंट में। पेड रेंट बाय चेक, पैसा जा रहा है, बाय रेंट अकाउंट। लेकिन आप पेमेंट चेक से कर रहे हो, तो जब चेक से पेमेंट करोगे तो 800, तो चेक से पेमेंट करोगे तो पैसा कहां से डिक्रीज होगा? बैंक से। यहां पे माइनस होगा, तो बैंक कॉलम में लिख दो। पेड सोहन बाई चेक, आप सोहन को पैसे दे रहे हो चेक से, तो पैसा बैंक से निकलेगा, तो बाई सोहन 3,000। बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीद रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो बाई कैश 15,000 कैश कॉलम में। पेड कैश फॉर स्टेशनरी 200 रुपए। 12 को आपने स्टेशनरी खरीदी, 200 रुपए कैश दिए। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पैसा बैंक से निकाले, शॉप में लाए, मतलब ऑफिस में लाए। कंट्रा एंट्री 12, यानी जब तुम पैसा निकालोगे बैंक से तो बैंक में पैसा आपका कम हो जाएगा पहले से। तो जब बैंक में कम हो जाएगा तो बैंक को माइनस कर लो, और कैश इंक्रीज हो जाएगा तो कैश में यहां बढ़ जाओ। पहले जो पैसे रहे उसमें 8,000 रुपये और एक्स्ट्रा आ गए, जो पैसे थे 8,000 रुपये यहां से चले गए। जब ये पैसा कैश आएगा तो यहां लिखोगे टू बैंक, जब ये पैसा बैंक से निकलेगा तो लिखोगे बाई कैश, अपोजिट कर देते हैं। चूंकि ये कंट्रा एंट्री है इसलिए LF कॉलम में C लिखना नहीं भूलोगे, C फॉर कॉन्ट्रा। भी मैं कॉन्ट्रा लिख के आपको दिखाया भी था। एक कंट्रा एंट्री होती है, पैसे विड्रॉ करो या पैसे डिपॉजिट करो फ्रॉम बैंक। रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड टू बैंक। अब आपको सुरेंद्र से चेक मिला और आपने बैंक भेज दिया टू सुरेंद्र, तो चेक मिला, बैंक भेज दिए, तो जो उसका पैसा बनेगा चेक का वो तो बैंक में जाएगा ना। तो वो पैसा जब बैंक में जाएगा तो आपको पैसा लिखना पड़ेगा बैंक कॉलम में 6,600। आप
आपकी को चेक मिले, आपके पापा को चेक मिले और वो जाके बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कहाँ का बैलेंस बढ़ेगा? बैंक का। तो जब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक के कॉलम में पैसा। जिस आदमी से चेक मिला उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा, याद रहेगा रिकॉर्ड के लिए। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, तो पैसा दोगे, पैसा जा रहा है। एडवर्टीजमेंट जब मेंशन नहीं है इट मीन्स की कैश दिए हो। अगर वो चेक से देते तो आपको बता दिए होते, तो आपने दे दिया है 750। इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स, कोई नाथ ब्रदर्स हैं, आपने उनको चेक से पेमेंट किया। कोई नाथ ब्रदर्स हैं, उनको आपने चेक से पेमेंट किया। तो अगर आपने चेक से पेमेंट किया 4300, तो पैसा निकलेगा बैंक से। कैश सेल्स 13,000, कैश सेल कर रहे हो, पैसा आ रहा है, आपका कैश बढ़ रहा है। पेड इनटू बैंक, अब तुम पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। जब तुम पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे तो पैसा बैंक में जाएगा, तो बैंक का पैसा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 16,000 बैंक में इंक्रीज हो गया। और जब पैसा बैंक में जमा करोगे तो तुम्हारे पास जो कैश रखा हुआ कैश रुपया कम हो जाएगा। तो बैंक में पैसा आया तो यहां लिखोगे टू कैश अकाउंट, और पैसा कैश निकल गया, कम हो गया, तो कहाँ पे गया? बैंक में, तो बैंक अकाउंट। तो आप अगर डिपॉजिट करें या विड्रॉ करें आपको सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी बिजनेसमैन कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, एक आध साल के बाद अपना इस मंथ का कैश फ्लो निकाल के देखना चाहेगा, तो जब ये सी पढ़ लेगा तो समझ जाएगा डिपॉजिट हुआ है या विड्रॉ हुआ है। इसी सिंबल के लिए लिख देते हैं। रिसीव चेक फ्रॉम विनोद सेंड टू बैंक, आपने विनोद से चेक पाया और आपने बैंक में भेज दिया, तो चेक मिलेगा, बैंक में भेजोगे तो बैंक का पैसा बढ़ जाएगा। बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाई चेक, इन्होंने स्कूटर खरीदा है, चेक से पेमेंट किया है, तो बाई स्कूटर, और चेक से पेमेंट किया है तो पैसा बैंक से डिडक्ट होगा। तो जब बैंक से डिडक्ट होता है तो बैंक कॉलम में पैसा लिखते हैं। बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर, सुरेंद्र से आपको चेक मिला था 6600 का, तो तुम बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो बैंक में डिपॉजिट करने से वो पैसा थोड़ा ही बनता है, वो जो बैंक वाला है तुम्हारा, जहां पे तुम्हारा बैंक अकाउंट है, जहां पे तुम उस चेक को डिपॉजिट किए थे, और ये मान लिए थे कि पैसा तो अकाउंट में मेरे आ ही जाएगा, लेकिन उसमें 2-3-4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा बैंक वाला वो चेक सुरेंद्र के बैंक में भेजेगा, वहां से पैसे माइनस होंगे, तब आपके अकाउंट में प्लस होंगे। इसे कहते हैं क्लियरेंस, चेक का क्लियरेंस, क्लियरेंस ऑफ चेक, यानी कि जब चेक क्लियर हो जाएगा तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आपने तो चेक बैंक में जमा कर लिया तो आपने यहाँ पे रिसीव कर लिया, तो वहाँ बैंक के अंदर क्या चल रहा है कि बैंक उसको 3-4 दिन प्रोसेस करेगा। देखिए 15 को चेक पाए थे और बैंक में जमा किए थे, और ये आपको बता रहा है डिसऑनर हुआ 25 तारीख को, 10 दिन लग गया। अब आप ये नहीं करोगे कि सुरेंद्र ने आपको जो चेक दिया था तो पैसा बैंक में नहीं आया क्योंकि डिसऑनर हो गया, तो चलो इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। जितने पैसे से बैंक बढ़ गया है उतने पैसे से क्या करेंगे, इधर घटा लेंगे, अपने आप सही हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे बाई सुरेंद्र, ये एंट्री है चेक डिसऑनर की।
ऐसी एंट्री तभी कर पाओगे जब पहले से चेक मिला होगा। तो चेक मिला था, क्वेश्चन में मेंशन था, इसलिए अमाउंट यही होगा, क्योंकि अमाउंट नहीं लिखा होता है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बुक में, देखिए देखिए, बैंक रिटर्न चेक डिसऑनर, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी ये वही पैसा है, ये वाला है, वही यहाँ पे मान लिया जाएगा। आइए, पेड सैलरी बाय चेक 28 को, तो आपने सैलरी दिया है, चेक से पेमेंट किया है, तो पैसा बैंक से जाएगा 7200। नेक्स्ट नंबर है पेड ट्रेड एक्सपेंस। अब ये नहीं मेंशन है तो मान लेंगे ये कैश ही गया होगा। $2000। कैश से 29 को पैसा आ रहा है 9500, और पेड इनटू बैंक, फिर कंट्रा एंट्री बैंक में जमा कर। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है कैश डिपॉजिट, क्योंकि आपको जब जनरल पढ़ा रहे थे वहाँ पे पेड इनटू बैंक आया था, तो हम लोग एंट्री बनाए थे बैंक ऑन डेबिट टू कैश, क्योंकि वो कैश डिपॉजिट हो रहा है। तो जब कैश डिपॉजिट होगा 10,000, तो तुम्हारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बैंक ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ लिखोगे बैंक में इंक्रीज हो रहा है टू कैश अकाउंट, यहाँ लिखोगे बाई बैंक अकाउंट, और कंट्रैक्ट सी लिखना नहीं भूलोगे। 10,030 को टोटल रिसीप्ट, और यहाँ पे टोटल पेमेंट। तो पहले टोटल करेंगे, और ये टोटल भी हो जाएगा। और इधर भी टोटल होगा बच्चों। और ये भी टोटल करना आपको। अब आपको कैश का डिफरेंस कैश से और बैंक का डिफरेंस बैंक से निकालना है। दोनों के बैलेंस निकालेंगे कि आपका बैंक में कितना जमा है और कितना आपका कैश में जमा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, 62,500 में 47,900, 14,600 बैंक का बैलेंस, और 46,710, 43,950, 2760 सही है कैश का बैलेंस। ये मार्च का मंथ है तो 31 को बैलेंस एंड ऑफ मंथ में निकलता है बाई बैलेंस कैरेट डाउन। फिर आप टोटल इक्वल करेंगे, सेम अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट मार्च के बाद नेक्स्ट आता है अप्रैल। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट को लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस कैरेट डाउन है
14,600 और 2,760। तो इस तरीके से आपका ये बैलेंस है। अब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे और उसे समझेंगे, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन को मैंने आपके दिखाई दिया, आप उसको सामने रखिएगा और एक एक पॉइंट समझिएगा। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा, और एक बार समझ जाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आधे घंटे लगेंगे, फिर स्पीड हो जाएगी तो अगले उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 मिनट। तो प्रैक्टिस करने से तो कोई परफेक्ट होता है। जितना ज़्यादा अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, आप उसको समझ लेते हैं और बहुत प्रेस्क्राइब टाइम, फिक्स टाइम पे लगा लेते हैं, बहुत जल्दी लगा लेते हैं, ये पॉइंट भी बहुत मायने रखता है। तो इस तरीके से आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगी। टोटल करना है जल्दी से, देखिए आपके सामने मैंने टोटल कर लिया, आपको भी ऐसे करना चाहिए। आप क्या करते हैं, टोटल करते समय सब अलग से पहले लिखते हैं, रख के तब ऐड करते हैं। तो ये प्रैक्टिस नहीं हो, डायरेक्ट टोटल करने आ जाए, अच्छा है आपके लिए ना। तो बच्चों नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितना आपको थियरी मिला सब फेयर पे होना चाहिए, सब लर्न होना चाहिए। टोटल आने वाले कोई भी एग्जाम होंगे तो आपके लिए वही सिलेबस माना जाएगा। तो चलो बच्चों प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट टर्न पे और देखते हैं।